हमारे हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये एक गद्यांश है, आपको यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक पूरा पढ़ना है पहले। उसके बाद ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि 114 से लेके 118 तक, इसी के अंदर ही जो है इनके क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसी के अंदर ही छुपे हुए हैं। बाकी आप पढ़ लेना, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये है 114 से स्टार्ट है क्वेश्चन। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिंदी भाषा पर। ठीक। चलो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? क्वेश्चन ये है हमारा, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिंदी। ठीक है। चलो अब अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, इसका ये आंसर ऑप्शन है, क्षेत्र सीमित होता है। चलो हमारा अगला सवाल यह है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1949 को। ठीक है। चलो अब हमारा अगला सवाल है 118वां, ये रहा, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। जो आप ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना गद्दांश, इसी में आपको इसके आंसर ढूंढने होते हैं। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है। चलो अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विशेषण। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। यानी कि मुहावरे तो हमने आपने देखा होगा, कमर टूटना। जैसे बहुत से लोग काम करते हैं और थक जाते हैं, तब कहते हैं यार आज तो मेरी बहुत ही कमर टूट रही है। ठीक है, तो इसको मुहावरे का अर्थ आपको इसमें बताना है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निराश होना। ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, तैंसड़ा का अर्थ है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईर्ष्या है पहला, दूसरा घृणा, तीसरा अभिलाषा और चौथा है अनिच्छा। तो आपको इनमें से ऑप्शन इसका सही ढूंढ रहा है, तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अभिलाषा। ठीक है। चलो अब हमारा अगला सवाल है, विधान का स्त्रीलिंग बताइए। ये एक शब्द है विधान, तो आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, तो बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विदुषी। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे दूसरे पेज पर आ गया है, ये रहा बाकी। अगला सवाल ये है, ओ बहुत कठिन समय आया है। इसका मतलब ये है कि कोई एक शब्द होता है ओ, जैसा हमने बहुत कभी कभी बोलता, तो इसको किस चिन्ह से हम इसको पहचानते हैं ओ शब्द को? जैसे ओ ये क्या हो गया, ओ ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है। बाकी इसका जो सही ऑप्शन जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ये वाला। इसका मतलब ये होता ओह। ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे, पहला है सहकार, दूसरा सहायक, तीसरा सहृदय और चौथा है सहचर। तो आपको इनमें से सही आंसर ढूंढना है। बाकी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, और इसका सही आंसर होगा यानी कि सहायक। सहायक जो होता है वो किसी की सहायता करने वाले को बोलते हैं। जैसे किसी ने
बहुत से आपने गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कि ये बंदा, ये आदमी बहुत ही सहायक आदमी है, दूसरों की सहायता करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये देख लेंगे, ये रहा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें एक इसमें क्वेश्चन दिया होगा, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, आपको इन चारों ऑप्शन में जो है इसका सही ऑप्शन ढूंढना है, सही विकल्प आपको इसमें से ढूंढना है। तो इसका सही आंसर यही है, पहला ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? ये चार वाक्य दिए हुए हैं आपके सामने, तो इनमें से आपको तीन इनमें गलत है, बाकी एक इसमें सही है, तो आपको वही ढूंढना है। चलो बाकी हम पढ़ लेंगे। पहला ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। दूसरा, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तीसरा, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। और चौथा है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, चलो इसका अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये है हमारा, गम ही शब्द है। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार आप जरा देख लीजिए सही से, इनमें से आपको एक सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तद्भव। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये रहा। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। ठीक है, ये है हमारा वाक्य, जल में समाधि, जल समाधि। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? ये बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति, सॉरी किसकी काव्य कृति है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता की ये काव्य कृति है। तो यानी कि ऑप्शन इसका सही, इसमें ये रहा आंसर इसका सी, नरेश मेहता। चलो अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो हिंदी पढ़ना भी बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है कभी कभी। ठीक है, ये इंग्लिश से भी ज़्यादा हार्ड होती है हिंदी। बाकी इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर ढूंढना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंत आरंभ। सही है, चलो अगले सवाल की तरफ देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माथा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली अली, ये दोनों एक ही शब्द हैं, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा भौरा और सखी। ठीक है, अली का मतलब होता है भौरा और दूसरे अली का मतलब होता है सखी। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ए, यानी कि भौरा सखी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्म वाच्य। क्योंकि ये कर्म वाच्य का मतलब होता है कि काम किया जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का भी काम ही होता है, तो इसको कर्म वाच्य में हम व्यक्त करेंगे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो है ऑप्शन बी, ये तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि नेह। बाकी नख है, नग्न है, क्षमा है। ठीक है, ये सही है, इसका बी आंसर
सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ने, ये तत्सम शब्द नहीं है। अब अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा हमारा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, दोबारा दोबारा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विधेय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विधेय। हमारा अगला सवाल आ जाएगा, देखो, बी, यानी कि बै, उपसर्ग से बना शब्द है। बै उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी बालकम है, बदनाम है, बदौलत है और बर्दाश्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाकलम। ठीक है, चलो अगला सवाल है, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निशाना। ठीक है, चलो अगली तरफ, अगले सवाल की तरफ। हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हम। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, अपने आप को एक एक अकेला आदमी बोलता है हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बाकी इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग, हम दोनों, हम सब। तो मैं का बहुवचन होता है हम, सिर्फ अपने आप के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। बाकी हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो इसका सही मुहावरा हो जाएगा, ये जब पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिर झुकाना, सिर काटना और सिर चढ़ाना और सिर उठाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर चढ़ाना। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारा, ये रहा, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। ये एक वाक्य दिया हुआ है, चूड़ी अच्छी थी। तो इसमें पूछ रहा है कि थी जो है वो कौन सी क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि योजक क्रिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल ये रहा, बुरे अर्थ में व्यक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। बुरे अर्थ में व्यक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो ये ऑप्शन है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू, फारसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उर्दू, फारसी है। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा ये है। अगला सवाल ये रहा, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो ये दिया गया था सर्वेश यादव सब्बे को, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वेश यादव सब्बे को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है ये रहा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो ये स्थायी भाव होता है भैया भयानक का। ठीक है, क्रोध भयानक होता है। ठीक है, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये भयानक ही तो होता है, अच्छा थोड़ी नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा, स्त्रोत और स्त्रोत शब्द युगम का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उद्यम स्तुति। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखो संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा। तो ये इनके चार ऑप्शन है, बाकी आपको अंतर्निहित शब्द का सही विच्छेद आपको इसमें ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ही ठीक है, इसका अंत प्लस निहित, इनको मिला के बनता है अंतर्निहित। ठीक है, चलो अगला सवाल है, नागर का पर्यायवाची शब्द है।
नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची शब्द है भैया इसका ढोल। ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आप सही से पढ़ लेना और इसका सही आंसर हो जाएगा ढोल। चलो अब हम देखेंगे अगला, हमारा अगला सवाल। और ये अगला सवाल ये, और हिंदी सब्जेक्ट का ये आखिरी है, बाकी हम इसको पढ़ लेंगे। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेरा फेर। और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार के बारे में ये पूछा है।